वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज का जो सीरीज़ नंबर है 10th नंबर की सीरीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो यहाँ पर जो सीरीज़ रहने वाली है इसमें आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूपी पीएससी हो, NHM CHO हो, स्टाफ नर्स हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी में हेल्पफुल रहेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक ज़रूर बने रहना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के सीरीज़ में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया है। प्रीवियस जितनी भी सीरीज़ में आपके लिए क्वेश्चन दिए गए हैं ऑलमोस्ट सभी लोगों ने आंसर सही दिए हैं। और जो प्रीवियस सीरीज़ रही उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज़ आई हुई है उसमें मैंने आपको आंसर भी दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगे तो एंड तक ज़रूर देखें। और जिन भी लोगों ने अभी तक यूपी पीएससी के लिए फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो वो लोग फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। और जिनका जो रिज़ल्ट आया है जबलपुर जीएमसी को लेके 3 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसको लेके बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, किसी लोगों का नहीं हुआ है। तो बिल्कुल भी उदास ना हो, क्योंकि जब 1000 लोग पेपर देते हैं या 10,000 लोग पेपर देते हैं तो पोस्टें कहीं कहीं 100 पोस्ट के लिए 10-20 हज़ार तक 20,000 तक फॉर्म चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है सभी का हो जाए, बट आप लोग अपनी कोशिश जारी रखिए। हो सभी का जाता है, किसी का जल्दी होता है, किसी का लेट हो पाएगा। तो यहाँ पर एंड तक जरूर बने रहें। तो यहाँ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट। तो इनमें से कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन में है विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B3 या फिर विटामिन C। तो जो विटामिन जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है उस विटामिन का नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन। यदि आपको केमिकल नाम पता हो सभी विटामिन के तो कुछ क्वेश्चन इसी तरीके से याद है, इससे आप इजीली आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, विटामिन B12 और साइनोकोबाल्मिन जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट रहता है इस विटामिन में। और इसी विटामिन की कमी से पर्नीशियस एनीमिया की कंडीशन भी होती है। याद रखें 3 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है, साइनोकोबाल्मिन। इसी की कमी के कारण, विटामिन B12 की कमी के कारण क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पर्नीशियस एनीमिया। और इसमें कौन सी धातु प्रेजेंट होती है, तो वो कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। सॉरी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज इंक्रीज्ड। तो किस कंडीशन में IOP है जो बढ़ेगा। ऑप्शन में कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रेटिनाइटिस या फिर कंजक्टिवाइटिस। तो जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है किसके कारण सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा ग्लूकोमा के कारण। क्यों, क्योंकि ग्लूकोमा में क्या होगा, जो आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। यदि आपसे पूछा जाता है कि ऑप्टिक नर्व डैमेज किस डिसीज़ में होंगे तो वो होगा ग्लूकोमा में। और इसी में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है जो बढ़ेगा। और ये सभी क्या है, आँखों की होने वाली प्रॉब्लम है। और आपको एग्ज़ाम में मोस्टली जो आईज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन तो ठीक ही है, बट आपको क्वेश्चन किस डिसीज़ के कारण सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस होती है वो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। सेकंड थिंग, सेफ स्ट्रेटजी हर बार एग्ज़ाम में आती है जो कि ट्रोकोमा को लेके दी गई है, तो वो भी आप याद रखें। ट्रोकोमा में जो सेफ स्ट्रेटजी यूज़ की गई है उसका फुल फॉर्म ज़रूर याद रखें, एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है। तो जो हमारा आई सिस्टम है, विजन सिस्टम है, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इसी टाइप के आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, ब्लैक एंड डीकम्पोजिंग टिश्यू दैट इज डिवॉइड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज। तो कैसे हैं टिश्यू, कैसे हो गए, ब्लैक हो गए हैं, ब्लड सर्कुलेशन भी वहाँ पर नहीं हो रहा है क्योंकि टिश्यू में डीकम्पोस्टिंग जैसी प्रॉब्लम सिचुएशन होती जा रही है। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी। ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्शन, गैंग्रीन, एट्रोफी या फिर इर्थमा। तो ब्लैक डीकम्पोजिंग टिश्यू किस कंडीशन में होते हैं, तो ये होते हैं गैंग्रीन में। कैसे, गैंग्रीन में, जो कि क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंक्स बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिसीज है। देखिए इस तरीके से आपको जरूरी नहीं एग्जाम में डायरेक्ट गैंग्रीन पूछे कि किससे होता है, या तो इमेज दे सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है। तो ये गैंग्रीन 2 टाइप के होते हैं, एक तो है गैस गैंग्रीन और दूसरा होता है वेट गैंग्रीन। तो यहाँ पर जो गैंग्रीन है इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंक्स बैक्टीरिया। और इसमें क्या होगा, टिश्यू है
स्किन है वो क्या होगी, ब्लैक होगी। क्यों? क्योंकि टिश्यू में डिकम्पोजिंग की कंडीशन होने लगती है, इसके कारण ब्लड सर्कुलेशन भी अफेक्ट होगा, इवन वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन ही स्टॉप हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम क्या कहलाएगी, गैंग्रीन। और इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंग्स बैक्टीरिया। और कभी कभी ऐसा तक हो जाता है कि गैंग्रीन में जो बॉडी पार्ट, जिस पार्ट में गैंग्रीन हुआ है उस पार्ट को एम्पुटेशन भी करना पड़ जाता है, काटना पड़ जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया विच ईयर इज कॉल्ड ईयर ऑफ बिग डिवाइड। तो भारत में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से किस ईयर को ईयर ऑफ बिग डिवाइड के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन में 1981, 1947, 1951 या फिर 1921। तो ईयर ऑफ बिग डिवाइड के नाम से जाना जाता है वो है 1921। क्या है? 1921, 1921। As population growth was scarce before that time, it is also known as the year of Great Divide. The population growth of India after 1920 was steady. तो इस साल को क्या कहा जाता है, 1921 को हमारी जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग ईयर ऑफ बिग डिवाइड। नेक्स्ट है यहाँ पर, गोभी कैंपेन हैज बीन प्रमोटेड बाय। तो जो गोभी कैंपेन आया था ये किसने प्रमोट किया था इसको? जो हम खाने वाली गोभी नहीं है हमारे, GOBI है, तो इसको किसने प्रमोट किया था? ऑप्शन में WHO, यूनिसेफ, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या फिर UNDP। तो जो यहाँ पर गोभी कैंपेन को प्रमोट किया था यूनिसेफ ने, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। तो इसने जो गोभी कैंपेन लाया था, तो गोभी कैंपेन का जो काम था वो क्या था? टू इनकरेज स्ट्रेटजीज फॉर चाइल्ड हेल्थ रेवोल्यूशन। इसका फुल फॉर्म है ग्रोथ चार्ट टू मॉनिटर चाइल्ड डेवलपमेंट, ओरल डिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड इम्यूनाइजेशन। GOBI कैंपेन है, इसको किसने लाया था? लाया था यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और इसका लोगो यहाँ पर दिया हुआ है। यदि यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपको बताया जा चुका है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? ऑप्शन में होस्ट, एजेंट, एनवायरनमेंट या फिर सर्वेलेंस। तो जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का कंपोनेंट नहीं है वो पूछा है कौन कौन से? होस्ट, एजेंट एंड एनवायरनमेंट। ट्रायंगल शेप रहेगा, ट्रायड रहेगा, तो क्या क्या है? होस्ट, एजेंट एंड एनवायरनमेंट। बट जो नहीं है तो वो क्या है? सर्वेलेंस। नेक्स्ट है यहाँ पर, ऑल वैक्सीन्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन। तो जितनी भी PHC में वैक्सीन स्टोर होती है वो किस टाइप से स्टोर होंगी? आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में, डीप फ्रीजर में, वॉक इन कोल्ड चेन या फिर कोल्ड बॉक्सेस। जो PHC लेवल में वैक्सीन का स्टोर किया जाता है कैसे होता है? आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ILR। एग्जाम में आपको ILR भी आ सकता है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। तो इसमें टेम्परेचर कितना होता है? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है और PHC में वैक्सीन को इसी तरीके से स्टोर किया जाता है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में। तो आप याद रखें, एग्जाम में आपको आ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, पॉपुलेशन कवर्ड बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन हिली रीजन। जो भी हिली रीजन है, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगा? एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितनी हिली ट्राइबल एरिया में रहेगा? ऑप्शन में 20,000, 30,000, 25,000 या फिर 40,000। तो यहाँ पर हिली एरिया पूछा है, तो हिली एरिया में कितना रहेगा? तो ये नॉर्म्स रहेगा 20,000। यदि यही प्लेन में पूछते तब होता है 30,000, 30,000। यदि हिली एंड ट्राइबल और पहाड़ी इलाके में पूछते हैं तो 20,000। ये रहा यहाँ पर पॉपुलेशन नॉर्म्स। यदि सब सेंटर के प्लेन एरिया में पूछते हैं तो 5,000 पॉपुलेशन, 5,000। हिली ट्राइबल पहाड़ी एरिया में पूछते हैं तो 3,000 रहेगा। तो सब सेंटर का जो पॉपुलेशन नॉर्म्स क्या है? प्लेन एरिया के लिए 5,000 और ट्राइबल और पहाड़ी एरिया के लिए 3,000। सेम थिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए 30,000 रहेगा प्लेन एरिया में, और जो ट्राइबल पहाड़ी इलाके वहाँ पर 20,000। फिर आता है CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो 1,20,000 जो प्लेन एरिया है वहाँ के लिए और 80,000 हैं जो ट्राइबल और पहाड़ी एरिया है वहाँ के लिए।
तो ये अलग अलग तरीके से आपको याद रखना है। सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तीनों का आपको प्लेन और जो हिली और ट्राइबल एरिया है, वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन होगी तो उतने के लिए एक पीएससी कवर करेगा, सीएससी कवर करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अ मेजर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर इज। तो जो मेजर कॉजेटिव एजेंट है जो कि पेप्टिक अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? ऑप्शन में है इकोलाई, इश्चेरिचिया कोलाई, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, स्टेफाइलोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। तो जो बैक्टीरिया कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। सबसे ज़्यादा पेप्टिक अल्सर होने का कारण क्या है? एच पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट है यहाँ पर डिसीज विच इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया। तो भारत में इनमें से कौन सी डिसीज है जो एट प्रेजेंट नहीं है? तो ऑप्शन में है येलो फीवर, जर्मन मीजल्स, जैपनीज इंसेफेलाइटिस या फिर लेप्टोस्पायरोसिस। जो डिसीज भारत में एट टाइम प्रेजेंट नहीं है वो क्या है? येलो फीवर। बाकी सभी मिल जाएंगी रेयर, थोड़ा बहुत रेयर केस में, बट येलो फीवर है जो भारत में नहीं होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसीज इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि मदर और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के लिए बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, मैक्सिमम लेवल पर कंट्रीब्यूट करती है? ऑप्शन में है यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक या फिर यूएनडीपी। जो इंटरनेशनल एजेंसी है भारत में क्या करती है? सबसे ज़्यादा मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूट करती है, वो एजेंसी क्या है? तो वो है यूनिसेफ। क्या आंसर होगा यहाँ पर आपका? ए, यूनिसेफ। नेक्स्ट है यहाँ पर अ बॉय हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 16 ईयर एंड गर्ल्स एज ऑफ 18 ईयर इंडल्ज इन एंटी सोशल एक्टिविटी, दिस इज नोन एज। यदि किसी लड़के की एज 16 साल और लड़की की 18 साल है तो उन्होंने यदि कोई एंटी सोशल एक्टिविटी की है, कुछ छोटा मोटा क्राइम किया है, तो किस टाइप के बच्चे कहलाएंगे? ऑप्शन में अनसोशल चाइल्ड, चाइल्ड एब्यूज़, कॉन्ग्रेट ग्रुप या फिर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। तो यदि बच्चे की एज 16 साल से कम और 18 साल से कम है तो जो एक्ट आएगा वो क्या होगा? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एक्ट कब आया था? 15 जनवरी 2016 को पास हुआ था, 7 मई 2015 को लोकसभा में, बट कुछ प्रोटेस्ट के कारण इसको थोड़ा रोक दिया गया था। देन आफ्टर 22 दिसंबर 2015 को राज्यसभा में पास किया गया, और यदि यहाँ पर केम इनटू फोर्स आता है तो 15 जनवरी 2016 से फोर्स में आ गया है। नेक्स्ट रूल ऑफ 10 इज यूज्ड फॉर। रूल ऑफ 9 हमने पढ़ा है, यहाँ पर रूल ऑफ 10 किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन में है क्लेफ्ट लिप, इनपरफोरेटेड एनस, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट या फिर कंजेस्टिव हार्ट डिसीज। तो यहाँ पर रूल ऑफ 10, रूल ऑफ 9 हमने बर्न पेशेंट पे पढ़ा है। रूल ऑफ 10 किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो ये यूज़ किया जाता है क्लेफ्ट लिप पेशेंट की सर्जरी करने के लिए। तो यहाँ पर 10 बातें ध्यान में रखी जाती हैं रूल ऑफ 10 में कि क्लेफ्ट लिप सर्जरी के लिए जो बच्चा है उसकी एज 10 मंथ से कम है या नहीं, उसको सही जो भी मेडिसिन दी जा रही है वो सभी चीज़ें यहाँ पे चेक की जाती हैं रूल ऑफ 10 में। नेक्स्ट है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म टेक्स प्लेस इन। तो ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन है जो कहाँ पर होता है? ऑप्शन में यूट्रस, वेजाइना, एम्पुला, फैलोपियन ट्यूब या फिर सर्विक्स। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है ओवम और स्पर्म का, ये कहाँ पर होता है? होता है एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट और यूट्राइन ट्यूब भी कहा जाता है, और यहीं पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। इन केस जो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ना होकर किसी अदर जगह ओवरी में हो जाए, यूट्रस में हो जाए, तब ये प्रोसेस क्या कहलाती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में, बट यदि यहाँ पर ना हो कि ओवरी में हो जाए, यूट्रस में, सर्विक्स में, कहीं पर भी हो जाए, तब ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ये कहलाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है यहाँ पर द इंडियन नर्सिंग काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में 1943, 1947, 1949 या फिर 1969। तो जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1947 में,
और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और हमारे भारत में जो भारत में ही जो आईएनसी थीम डिसाइड करता है, जनरली जो थीम होती है नर्सिंग की वो डब्ल्यूएचओ डिसाइड नहीं करता, वो कौन डिसाइड करता है, आईएनसी डिसाइड करता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर रिपीटेड यूरिनेशन वाइल स्लीपिंग इवन आफ्टर 5 ईयर ऑफ एज इट्स कॉल्ड। तो बार बार सोते टाइम में इवन 5 साल की एज तक भी सुसु करना, यूरिनेशन करना सोते टाइम में क्या कहलाएगा। ऑप्शन में एनकॉपरेसिस, एन्यूरेसिस, टिक या फिर स्टटरिंग। तो 5 साल की एज तक के बाद तक भी सोते में बच्चे जनरली यूरिनेशन करते हैं, यूरिन कर लेते हैं, सुसु कर लेते हैं बिस्तर में, बेड वेटिंग जिसको हम कहते हैं। तो क्या कहलाते, वो कहलाते हैं एन्यूरेसिस। यदि इनकॉपरेसिस का मतलब फीकल मटेरियल पास कर दे, स्टूल पास कर दे सोते टाइम में, तो क्या होगा, इनकॉपरेसिस। बट यहाँ पर कहा गया है कि सोते में यूरिनेशन करना, यूरिन करना क्या कहलाएगा, एन्यूरेसिस। नेक्स्ट है यहाँ पर द परमानेंट ऑफ स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली स्टॉप हो जाती है तो ये क्या कहलाता है। ऑप्शन में डिसमेनोरिया, मेनोपॉज, एमनोरिया, फिर मिनार्ची। डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। एमनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन बट नॉट परमानेंट। मिनार्ची का मतलब होता है स्टार्टिंग ऑफ प्यूबर्टी और स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। बट यहाँ पर जो टर्म यूज किया जाएगा परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये क्या होगा, मेनोपॉज। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज सजेस्टिव ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो यदि किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो सजेस्टिव सिम्टम क्या होंगे। ऑप्शन में है एनलार्ज ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ब्रेस्ट टेंडरनेस, डार्कनिंग ऑफ निपल या फिर यूनिलेटरल डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल। तो किसी भी तरीके का यदि ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होता है, आप हेल्दी हैं, नॉर्मल है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो पॉइंट है आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी, यूनिलेटरल डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल। नेक्स्ट है यहाँ पर सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया यूजुअली डज नॉट अकर अंटिल द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लेस देन। हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम कब तक देखने को नहीं मिलेंगे, जब तक सोडियम जो ब्लड ग्लूकोज लेवल का लेवल है कितना ना हो। कितना रहेगा तभी पता चलेगा। ऑप्शन में 60 to 70 mg पर DL, 50 to 60 mg पर DL, 40 to 50 mg पर DL और 30 to 40 mg पर DL। तो यहाँ पर है कि हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम है जो कब तक नहीं होंगे, जब तक ब्लड ग्लूकोज लेवल कितने से कम ना चला जाए। तो तब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल 60 से 70 mg पर DL से कम जाता है तब पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होगी। नॉर्मल रेंज होती है 100 mg पर DL तक। प्री डायबिटिक होगी 100 mg से 125 mg और डायबिटिक में 126 mg पर DL, और इससे ज़्यादा है जो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर नर्स ऑब्जर्व अ कन्वर्जन एंड ट्विस्टिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज इन न्यूबॉर्न इन्फेंट, व्हाट शुड बी द पॉसिबल कॉज फॉर इट। यदि कोई नर्स ऑब्जर्व करती है कि बच्चे को कन्वर्जन्स आ रहे हैं और अपनी जो एक्सट्रीमिटी से पूरी ट्विस्ट कर रहा है, तो किसके साइन होंगे। ऑप्शन में है एस्फेक्सिया, मेनिंजाइटिस, सेरेब्रल हेमरेज या फिर इन्फेक्शन। तो जब बच्चे को कन्वर्जन्स आ रहे हैं, ट्विस्टिंग हो रहे हैं उसके एक्सट्रीमिटीज हाथ पैर, तो उसके लिए कौन से कारण ये सब हो सकता है, तो ये होगा रीजन मेनिंजाइटिस। क्या होगा इसका मेन रीजन, मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ फीटल हार्ट रेट। तो फीटल हार्ट रेट की नॉर्मल रेंज कितनी होती है। ऑप्शन में 100 to 100, 110 to 150, 150 to 180 या फिर 120 to 170। तो फीटल हार्ट रेट कितनी होती है, जनरली 110 से 140 तक हो सकती है। तो यहाँ पर आंसर के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आंसर क्या होगा, 110 to 150 फीटल हार्ट रेट कितनी है 1 मिनट की। तो फीटल हार्ट रेट कितनी होती है, 110 से 150। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ड्रग इज यूज टू इम्प्रूव मिल्क प्रोडक्शन इज। कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। मिल्क प्रोडक्शन यदि आपका प्रॉपर नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत भी आ रहा है, तो कौन सी मेडिसिन आप खा सकते हैं। ऑप्शन में सल्फाइड, मेटक्लोप्रोमामाइड, डोपामाइन या फिर मिथोट्रैक्सेड।
मिल्क प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो क्या है, वो है मेटक्लोप्रोमामाइड। नेक्स्ट है यहाँ पर ईच टेस्टिस हैज़ 250 कंपार्टमेंट विच आर कॉल्ड। तो हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन में स्क्रोटम, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्स या फिर बासा इनर्टियम। तो जो 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ये देखिए यहाँ पर इस लोब्यूल में, तो ये क्या कहलाते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या कहलाते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राजकीय ट्री क्या है? ऑप्शन में है साल, कुसुम, मैंगो या फिर बैनियन ट्री। तो जो मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री है वो क्या है? वो है बैनियन ट्री और बरगद का पेड़। नेक्स्ट है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 और मोर ओवा फ्रॉम द सेम साइकिल बाय स्पर्म फ्रॉम सेपरेट एक्ट्स ऑफ सोशल इंटरकोर्सेज। तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है 2 या 2 से ज़्यादा योगा का एक ही साइकिल में, बट 2 अलग अलग इंटरकोर्स के पीरियड में, वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन में सुपरफिटेशन, सुपरफिकेंडेशन, डाइजाइगोटिक प्रेगनेंसी या मोनोजाइगोटिक प्रेगनेंसी। 2 या 2 से ज़्यादा ओवा, यदि 2 या फिर 2 से ज़्यादा ओवा होंगे सेपरेट साइकिल में सेक्सुअल इंटरकोर्स में, यदि फर्टिलाइज होते हैं तो क्या कहलाएंगे? सुपरफिकेंडेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर सीरीज ऑफ सिंगल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लास्टिंग 2 मिनट्स और मोर और अ कॉन्ट्रैक्शन फ्रिक्वेंसी ऑफ 5 और मोर इन 10 मिनट्स इज नोन एज। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ऑप्शन में हाइपोटोनिया, हाइपरटोनिया, पॉलीसिस्टोल या फिर ओलिगोयूरिया। तो ऐसी सीरीज जहाँ पर सिंगल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितने आते हैं? 2 मिनट या फिर उससे ज़्यादा के रहेंगे, देन 5 मिनट तक हो सकते हैं, और 5 मिनट के होंगे 10 मिनट के लिए आएंगे, और इवन 2 बार ही आएंगे, तो क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं हाइपरटोनिया। नेक्स्ट है यहाँ पर आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी फोरामेन ओवल क्लोजेज आफ्टर इट। तो बेबी के जन्म के बाद जो फोरामेन ओवल है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑप्शन में है लिगामेंटम बिनोसम, डक्टस आर्टरियोसिस, डक्टस विनोसिस या फिर फोसा ओवलिस। तो फोरामेन ओवल है जो आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी किस में क्लोज होगा? तो होगा क्लोज फोसा ओवलिस में। यहाँ पर ये देखिए आप, जो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम में जो यहाँ पर एक आप पोर्शन देख सकते हैं, तो जनरली बर्थ के पहले जुड़ा हुआ नहीं रहता है, यहाँ पर एक छोटा सा होल रहेगा, तो वही होल क्या कहलाता है? यहाँ पर फोरामेन ओवल। आफ्टर फोरामेन ओवल एडल्ट एज में कन्वर्ट होकर किस में चला जाता है? फोसा ओवलिस में। नेक्स्ट यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कितना एमनियोटिक फ्लूइड है जो प्रेजेंट होगा? ऑप्शन में 500 to 700 ml, 700 to 1000 ml, 1000 to 2000 ml, मोर देन 2000 ml। तो एमनियोटिक फ्लूइड की जो वॉल्यूम होती है प्रेगनेंसी में कितनी होती है? 700 से 1000 ml। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, पार्टोग्राफ इज ऑल्सो नोन एज। तो पार्टोग्राफ का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन में सर्वाइकोग्राफ, यूट्रोग्राफ या फिर वेजाइनोग्राफ या फिर ओब्रियोग्राफ। तो पार्टोग्राफ का दूसरा नाम क्या है? सर्वाइकोग्राफ। एक क्वेश्चन आप लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार आपको बताया जा चुका है इसलिए आज फिर से दिया जा रहा है। क्वेश्चन में है मिसेस गीता LMP बिगन लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड बिगन June 10th, हर EDD शुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यदि किसी गीता नाम की पेशेंट की जो LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट है कितनी है? 10 जून है, तो आपको उसकी EDD कैलकुलेट करना है और बताना है। तो यहाँ पर आप जो आपके लिए कमेंट बॉक्स में वहाँ पर आंसर जरूर देना। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।